बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन और बड़े एक्साइटमेंट मैचेस जारी हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ही हम तजिए भी लेंगे और तजियों के लिए मेरे साथ मौजूद है इज़हार बाजवा साहब। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग अस। और उनका साथ दे रहे हैं शहरियार बड़ाइश। कैसे जी, आप भी ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मेरा ख्याल है मैचेस तो बड़े ज़बरदस्त और कांटेदार होना शुरू हो गए हैं। बहुत दिलचस्प होता है, जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं वर्ल्ड कप मज़ीद दिलचस्प होता जा रहा है और आपके तजियों के अंदर भी एनर्जी ज़्यादा आती जा रही, ज़रा दबंग किस्म के आने शुरू हो गए। हम पहले बात करते हैं, अब राउंड 2 जब शुरू होगा तो एकदम थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा जो है ना वो ऑन द लाइन हो जाएंगी। और आई गेस कि जब प्ले ऑफ और उस तरफ जब जाएंगी चीज़ें तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट लेवल और एनर्जी बहुत पीक पे जाएगी। आई थिंक वो फिर सारे 5 अरब की बात हम पहले कर रहे थे, फिर सारे 8 अरब लोग जो है ऐसे ही लग रहे हैं ऐसे ही। और देखिए कैसी मज़ेदार चीज़ ये है, पाकिस्तान में कोई फुटबॉल ऐसा देखी नहीं जाती, खेली नहीं जाती, बट वर्ल्ड कप जैसे ही आता है तो हर जगह बच्चों के अंदर खासतौर पे जो देखते हैं हम, शर्ट्स जो सुपरस्टार्स हैं उनकी पहनी जा रही हैं और हर जगह पे टीवी पे आप घरों में चले जाते हैं, किसी जगह पे आप देख रहे हो कैफ़ेज़ में जाते हैं आप, तो हर जगह पे मैच लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया को समहाउ जो यूनाइट करती है। जैसे हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से बियॉन्ड होती है स्पोर्ट्स, तो उसका बड़ा खूबसूरत एक हमें एग्जांपल नज़र आ रही है। क्रिकेट में भी नज़र आई और फुटबॉल में उससे ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से हमारी जो फुटबॉल की जो एक्सेप्टेंस है और जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। कुछ लीग्स भी आ रही हैं और आई थिंक ये कतर में होने का हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे घर में ही हो रहा है। हमारी इस्लाम के साथ एसोसिएशन तो ओबियसली है और उसी तरह से हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट लेवल भी ज़रा ज़्यादा हो गया। बल्कि एक छोटा सा स्टैट शेयर करते चलें। एक अभी एशियन बैंक ने भी कहा कि हम आपको इसमें एड प्रोवाइड करेंगे और फुटबॉल के लिए जो काम करें आप, उसमें एक सर्वे था जो थोड़ा सा समहाउ अलार्मिंग मुझे नज़र आया। उसमें यह था कि एक लेबर को 160 रुपीज़ दिए जाते हैं एक फ़ुटबॉल के लिए और वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 से 40,000 की कॉस्ट का सेल आउट होता है। तो मेरा ख्याल है इतनी बड़ी अगर आपकी कमोडिटी और एक इम्पोर्ट आपके पास अवेलेबल है तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से लेके जाना पड़ेगा। इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा सियालकोट जो है उस हवाले से फ़ुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से पूरी दुनिया में माना जाता है। उसमें जो हमारे हैंडमेड फ़ुटबॉल होते हैं उनकी क्वालिटी या स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में इसकी एक्नॉलेज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी ठीक है। जो क्राफ्ट्समैन है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको उसकी वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए। आई थिंक ये बात जो है वो डायरेक्टली हमें जो है ना वहाँ के जो सेठ हैं उनसे करनी चाहिए। और ये जो बाकी आप कह रहे हैं कि लेबर को कम तनख्वाह मिलती है, ये आई थिंक चलें इस पर भी हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। मैचेस की तरफ आते हैं क्योंकि काफ़ी 4 मैचेस आज हुए, उन पर डिस्कशन करते हैं, फिर आने वाले मैचेस पे भी हम बात करते हैं। पहले अभी जो रिसेंट खत्म हुआ नीदरलैंड वर्सेस इक्वाडोर, और उसके लिहाज से बात करें तो बड़ा टाइटे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला रहा और जिस तरह नीदरलैंड से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इजीली थ्रू कर जाएगा, वो 1-1 से ड्रॉ रहा। क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा मैच रहा है और इक्वाडोर इवन दो 44 रैंक तक, लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि भी कुछ उसने अपने कुछ फॉर्म के अंदर यूरुग्वाई को भी 4 गोल मारे हैं, कोलंबिया को भी उसने 6 गोल मारे हैं, ब्राज़ील के साथ होम पे उनके जाके ड्रॉ किया है। सो दे आर अ गुड टीम। इनकी जो हाईएस्ट रैंकिंग रही है 2016 में तक रही है, वो 10th रैंक थे। सो ये एक इस तरह की इनकी बैकग्राउंड है। जो मैच स्टार्ट होते ही बड़ा एक्सप्लोसिव स्टार्ट हुआ उसके अंदर, और पहले 5 मिनट के अंदर नेदरलैंड्स जो है वो 1 अप था। तो वाज द फास्टेस्ट गोल ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और उसके बाद जो है वो आगे नेदरलैंड्स ने उसके बाद गेम को बड़ा ना स्लो कर दिया, क्योंकि इक्वाडोर है पेसी टीम, वो पेस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। और जो नेदरलैंड्स है इनकी ये पिछले 16 मैचेस जो हैं वो अपने नहीं हारे। इक्वाडोर जो है अपने 9 मैचेस पिछले नहीं हारे। तो ये एक बैटल ऑफ विट्स भी थी, बैटल ऑफ डिफेंस भी था। तो ये बड़ा एब एंड फ्लो करता रहा है। कुछ टाइम जो है वो पोजीशन लेते थे, इक्वाडोर जो है वो कुछ चांसेस बनाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इक्वाडोर जो है वो स्टार्टेड टू गेन मोमेंटम। और फिर बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ जो गोल एकदम हुआ वो डिसअलाउड हो गया ऑफसाइड की वजह से, बट उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला गोइंग इनटू द हाफ। और फिर आप वो देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस वो वापस लेके आए जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ। तो फिर 49th मिनट के अंदर एनर वेलेंसिया ने, जिन्होंने 2 गोल्स पहले भी किए थे, वो हीरो आज भी उनके आगे, और उन्होंने कैप्टन होने का प्रूफ दिया। आप भी ऐड कीजिएगा तो सेकंड करूंगा। मेरे ख्याल में इक्वाडोर बहुत अनलकी रहा है। हम नेदरलैंड से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे।
फर्स्ट हाफ में अगर आप उनके चांसेस देखें या शॉट्स देखें, नेदरलैंड्स की बहुत कम है। एक्वाडोर आहिस्ता आहिस्ता दे ग्रू इनटू द गेम और सेकंड हाफ में लग रहा था कि एक्वाडोर भी विनर भी मैच निकाल देंगे किसी तरह। जिस तरह और हम बात अगर की हम ग्रुप के तनाजुर में भी देखें, आप देखेंगे एक्वाडोर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। नेक्स्ट मैच इनका सेनेगाल से, सेनेगाल के लिए भी डू और डाई मैच होना है, वो भी क्वालिफाई करना चाह रहे होंगे। एक्वाडोर के लिए भी सेनेगाल 3 पॉइंट पे, एक्वाडोर 4 पॉइंट पे है। अब अगर सेनेगाल एक्वाडोर को हरा देता है तो सेनेगाल क्वालिफाई कर जाएगा। अगर दोनों के दरमियान ड्रॉ हो जाता है तो फिर एक्वाडोर क्वालिफाई कर जाएगा। और नेदरलैंड्स है, उसका मैच कतर से है, तो वो हम एक्सपेक्ट करें कि नेदरलैंड्स कतर को, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस आज बिलो पार थी। 8th रैंक नंबर टीम है और डिफेंसिवली हम उनसे ज़्यादा सॉलिडिटी एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बावजूद गोल उन्होंने जो इनिशियली गोल कर लिया, उसके बाद नेदरलैंड वर लकी टू गेट अवे विद अ ड्रॉ। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि एक्वाडोर की जो रैंक है वो 44 पे स्टैंड करती है। तो अब जब पहला मैच वो जीते कतर से, तो हमने देखा 2-0 से जीता और एने वेलेंशिया ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैप्टन होने का प्रूफ दिया और मैच गोल किए। तो आज क्या लगता है, क्या कंप्लेसेंट हो गए थे ज़्यादा नीदरलैंड वाले, या आपको क्या लगता है कि इन्होंने अटैकिंग जो गेम थी, जिस तरह शहयार भाई ने बताया, वो कंट्रोल करके थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गए? मेरा ख्याल है जो एक्वाडोर के पास है तेज़ गेम खेलते हैं। नेदरलैंड जो है उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी तो है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी आप फॉर्मेशन या टीम लाइनअप देखें, उनके पास इतने पेसी या स्किलफुल प्लेयर इस तरह नहीं है। जो एक साउथ अमेरिकन फुटबॉल का स्टाइल है, पेसी है, फ्लेयर है, ट्रिकरी है, उसको एक्वाडोर उसी के मॉडल करते हैं और उन्होंने एनर्जी दिखाई, चांसेस बनाए और इवन 1-2 जो उनका गोल डिसअलाउ भी हुआ, हालांकि वो काफ़ी अनलकी रहे उस मामले। उसके बाद उन्हें डिमोरलाइज नहीं हुए, दे केप्ट ऑन गोइंग और इवेंचुअली उन्होंने इक्वलाइज किया। उसके बाद मेरे ख्याल में तो वो अनलकी रहे कि वो मैच नहीं जीत सके। इसमें एक्वाडोर ने थोड़ा सा ग्रुप से स्टैंडिंग के लिहाज से भी आप प्लीज साथ बताते जाइएगा। वैसे जस्ट टू एंड ऑन दैट नोट कि उन्होंने लेफ्ट साइड जो है ना उसको स्ट्रेटजी बना के अटैक किया है उसकी, नेदरलैंड्स की, एंड आई थिंक वहाँ से ज़्यादा चांसेस भी उनके लेफ्ट हैंड साइड से बने हैं और दैट इज़ वाई आई थिंक देखें आप यहाँ पे स्टैट्स देखें तो नेदरलैंड्स के टोटल 2 शॉट्स हैं। तो जी बिल्कुल। अब साथ साथ हम ये ग्रुप टेबल भी देखते हैं, ग्रुप ए की पोजीशन भी जिस तरह आप डिस्कस कर रहे थे कि 4 पॉइंट के साथ नीदरलैंड टॉप पे है। कतर के लिए तो मेरा ख्याल है अब ये समहाउ इट इज एंड है, वो दे हैव बीन एलिमिनेटेड। अगर नेदरलैंड्स हार जाती है एक्वाडोर से, फिर कतर के पास एक आउटसाइड मैथमेटिकल चांस होना था क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, लेकिन वो भी अब वो ड्रॉ हो गया, तो अब तो ऑब्वियसली उनके भी 4 पॉइंट हो गया, तो उनके लिए वर्ल्ड कप, और मेरा बीइंग ए होस्ट उनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा, उनकी पूरी नेशन के लिए। और जिस तरह आपने कल ने बड़ी खूबसूरत मुझे आपकी बात लगी, उनको फुटबॉल खेलना पड़ेगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी अगर उस जब मैच पे आएंगे तो जो मैंने महसूस किया कि जो उन्होंने मिस्टेक की, जो उनके डिफेंडर ने, आप वर्ल्ड कप लेवल पे ऐसी मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं करते विच लेड टू द फर्स्ट सेनेगलीज गोल जी। तो उसके बाद जो इतने हाई लेवल का इंटरनेशनल कंपटीशन है वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जब वो 2-0 डाउन हो गए, उसके बाद फॉर अ वाइल 60th मिनट टू लेके 80th मिनट तक कतर ने बड़ी अच्छी गेम की, चांसेस भी क्रिएट की और नज़र आ रहा था कि फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है जब वो उन्हें दूसरा मैच की भी शिकस्त के दहाने पे थे, फिर उन्हें ख्याल आया कि यार हार तो हम रही हैं, चलो अपनी गेम तो खेलें, उसको एंजॉय करें। तो फिर वो जैसे लिबरेट होकर उन्होंने अच्छी गेम खेली और 2-1 तक ले गए। बाद में फिर जब तीसरा गोल पड़ा दैट मेरे ख्याल में कतर ने अभी तक जो टोटल फुटबॉल खेली है ना वो 15 मिनट की खेली है। ठीक है। बाकी सारे टाइम में जब पिछले मैच में भी एक्वाडोर ने उनको प्रॉपरली डोमिनेट किया जी, और यहाँ पे भी सेनेगलीज टीम ने फॉर द फर्स्ट 60-62 मिनट्स दे वर कम्प्लीटली डोमिनेट। और फिर वाकई वो कह रहे हैं वो जब दूसरा गोल पड़ा है तो उनको होश आई है कि हम तो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है जब उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेलना शुरू की, थोड़ा अनलकी भी रहे, कुछ चांसेस ऐसे थे दे कुड हैव बीन कन्वर्टेड इन द गोल एज वेल, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सेकंड टियर की टीम है ये एग्जीक्यूशन ऑफ गोल में कहीं फंस जाती हैं आके, ये कन्वर्जन नहीं कर पाती। मेरा ख्याल है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आपको उसके मुताबिक खेलना चाहिए, rather than going to get end result, आपको प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप अच्छी फुटबॉल खेलेंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे वेदर इट इज़ प्लेइंग अलोंग द ग्राउंड, वेदर इट इज़, या फिर आपने डायरेक्ट फुटबॉल खेलनी है, वन टारगेट पासिंग करनी है 1-to-1 जी, या फिर आपने क्रॉसेस के थ्रू खेलना है या थ्रू बॉल, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसके मुताबिक खेलना चाहिए। अच्छी फुटबॉल खेलेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे।
तो कतर ने समहाउ मेरा ख्याल है एक शेल में रह के वो, और बाय द वे जो फर्स्ट हाफ में कतर पर मेरे ख्याल में बड़े अनलकी रहे जो उन्हें पेनल्टी नहीं मिली। जी, वो बिल्कुल, ऐसा बहुत डिसीजन close था कि वो इट कुड हैव गॉन एनीवे, मतलब 50-50 था, वो जा भी सकता है वो नहीं भी जा सकता। इस तरह की पेनल्टी जो है वो सब कम समटाइम्स हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अब कतर का जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये प्ले पोजेशन गेम, वो अपनी बैक से लेके आते हैं बॉल, बट यहाँ पे हमने ये देखा है कि इन दोनों मैचेस के अंदर उन्हें प्रेशर बहुत ले गए ऑफ द बिग ओकेजन, जी। और उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है होम क्राउड का भी और वो भी सारा आ गया। अच्छा चलें दूसरे मैच मेरे ख्याल में अगर ना वो पेनल्टी उस टाइम उनको अवार्ड हो जाती, दैट कुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट। बाज़ औक़ात टीम को एक गोल की सूरत में एक लिफ्ट चाहिए होता है। जब आपको एक गोल हो जाता है तो उससे टीम का कॉन्फिडेंस ओवरऑल बहुत बूस्ट हो जाता है, उनको अपनी स्किल्स में एतमाद आता है, फिर वो और लिबरेट होके जो उनकी स्ट्रेंथ्स है उसके मुताबिक ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा माइल जाने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा दूसरी डिस्कशन क्विकली कर लेते हैं, ब्राज़ील वर्सेस सर्बिया का पहला मैच कल खेला गया। बड़ी लगता था बड़ा इजीली रैंक नंबर 1 टीम है ब्राज़ील, और सर्बिया जो है 21 रैंक की टीम है, इजीली सेलिंग होगी। बट आपने कहा था कि शायद इजी सेलिंग नहीं होगी, ये जो यूरोपियन टीम है सर्बिया की टीम, ये इनको टफ टाइम देगी। और 60 मिनट तक तो हमने देखा कि गेम काफ़ी कंट्रोल थी, और ये भी नज़र आया कि ब्राज़ीलियन थोड़ा पैनिक भी होना शुरू हो गए, उनके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से। पहले आप स्टार्ट करें प्लीज़। अब कल हमारी बात हुई थी तो हमने जब प्री मैच के अंदर बात की थी तो कि सर्बिया वाले या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है बड़ा फिजिकल प्ले जो है वो ज़्यादा करते हैं। एग्जैक्टली। एंड वो मोमेंटम तोड़ेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे ऑफ द ब्राज़ीलियन टीम जितना वो ज़्यादा कर सकते हैं। आई थिंक दे मैनेज टू डू दैट फॉर द फर्स्ट 60 मिनट्स, इवन दो ब्राज़ील ने अच्छा खेला है और काफ़ी चांसेस बनाए, और लेकिन जब 62nd मिनट पे जब गोल हो गया तो फिर वो वापस अपने एक साउथ अमेरिकन फ्लरिश के अंदर आ गए थे। और फिर रिचर्डसन ने जो सेकंड गोल किया, ये मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत गोल कहा जाए तो रिवर्स फ्लिक के ऊपर जो गोल किया। आज हमें 2 इस तरह के गोल्स मिले हैं जो गोल ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कंटेंडर्स हो सकते हैं। एक पे हम बाद में बात करेंगे, बट जिस तरीके से आपको याद होगा हमने बात की थी ब्राज़ील की, तो हमने कहा था विनीसियस जूनियर, नेमार, रोड्रिगो, एग्जैक्टली बिल्कुल कल भी कहा था आपने, असिस्ट भी उसी की थी। उसने जो है वो उसकी रिप्यूट ऐसी है कि 2 प्लेयर्स थे इकट्ठे और वो बैक ऑफ हो रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि हमसे ये ड्रिबल करके ले जाए, एंड ही अच्छा से उसने क्रॉस किया आउटसाइड द फुट से। अच्छा उसमें नेमार के वाले से बात किया था कि सर्बिया कोस्टा रिका वाला नहीं होना, जो यूरोपियन टीम्स होती हैं डिफेंसिवली ये बड़ी सॉलिड होती हैं, और जैसे शहरियार ने कहा इन्होंने बड़ा फिजिकल प्ले किया, टाइट रखा और मैच को बड़ा कि आप वाली बात एक स्टेज पे ब्राज़ील के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। वो डिस्पाइट उन्होंने डोमिनेट किया, चांसेस भी बनाए, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। जी। तो अच्छा उसमें नेमार का मैं आपसे पॉइंट लेना चाहूँगा कि वो थोड़ा चिल्सन ने तो बड़े खूबसूरत 2 गोल किए, पर नेमार की कोई फिटनेस लेवल भी नज़र आ रहा था कि शायद वो चला भी गया बाद में, तो वो हमने लगा कि कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस का भी इशू है। ये तो स्ट्राइकर टैपिन है, जी, बिकॉज ही स्पर्स के साथ ही खेलता है, बड़ा अच्छा स्ट्राइकर है हैरी केन के साथ। 72nd मिनट तक ये मैच फंसा हुआ था। जी। जब आप आखिरी 1-0 का लीड करें और आखिरी 10 मिनट तक चलें तो बड़ा नर्वी हो जाता है आपके लिए डिफेंड करना, आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम मजीद अटैक करें या डिफेंसिव इसको ही होल्ड करें। तो ये जो सेकंड गोल था इसने that tilted the match in favor of Brazil। और इसके बाद कमेंटेटर ने बड़ा खूबसूरत कहा, this is Brazil for you, which everybody wants to say, classic Brazil for you। अच्छा शॉट्स ऑन गोल की बात करें तो से ये भी देख सकते हैं कि ब्राज़ील हैज़ इट्स वीकनेसेस एज वेल। अगर आप इनके खिलाफ अच्छी अपनी फॉर्मेशन स्ट्रांग रखें, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक खेलें या इनके अटैक को कंट्रोल कर लें आप, तो कहीं ना कहीं ये भी लैप्सेस शो करते हैं। बट अगर हम देखें ना पोजेशन 59 और 41 का है, और एक अच्छी चीज़ ब्राज़ील के पास थी कि दे हैव 9 शॉट ऑन गोल और उनकी 0 थी, तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस नजर आता है कि उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की इस मैच में। स्टैट्स के पोजीशन देख लें, शॉट्स ऑन गोल देख लें, शॉट्स ऑन टारगेट देख लें, हर लिहाज से ब्राज़ील ने मैच को डोमिनेट किया। सर्बिया की नो डाउट सर्बिया ने भी अपने आप के डिफेंसिव डिसिप्लिन मेंटेन किया और ब्राज़ील को टफ टाइम दिया, लेकिन देन अगेन ब्राज़ील इज ब्राज़ील। आई थिंक वो उन्होंने पहले 62nd 70th मिनट तक, जिस तरह इजहार ने कहा कि जब 1-0 था तब तक किया है, और उसके बाद स्टैट्स भी साथ साथ हम देखते जाते हैं जिनके जो जैसे हमने बात की 59 और 41 का, और शॉट ऑन गोल भी देख रहे हैं। और देखिए ना अब टोटल शॉट्स उनकी कितनी ज़्यादा। इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे नज़र आ रही है, एक्यूरेसी ऑफ पासेस भी देखें अगर आप,
तो वो 87% उनके आ रहे हैं, तो ये इट इज़ अ ह्यूज मेरे ख्याल में सर्बिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस मैच को वो ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे, क्योंकि गोल डिफरेंस आगे जाके क्वालिफाइंग के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होगा। स्विट्ज़रलैंड 1-0 से जीती थी कैमरून से, तो इनके लिए ये क्रूशल था सर्बिया से कि जिस तरह कोस्टा रिका 7-0 से हार गई स्पेन से, उनके लिए तो उठना बड़ा मुश्किल है। तो ये इनको पॉजिटिव है कि गोल डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं था डिफीट का। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें शेयर भाई? कैसे मेरो का मैं कह रहा था उस टाइम कि ये इजीली कुड हैव बीन अ 3-0 मैच। और अच्छा, नेमार का एक पॉइंट मैं पूछना चाह रहा था, वो रह गया कि उसकी फिटनेस का लग रहा था मसला, वो हमें नज़र भी आया कि वो बाहर भी चला गया, इंजर भी हो गया, या पहले भी उनकी वो फिटनेस हमें नज़र नहीं आई जो यूजुअली उनसे एसोसिएट की जाती है। नेमार उनका एक टेलिस्मैन है ब्राज़ील का, और आई थिंक उन्होंने बड़े स्ट्रेटिजिकली उसको टारगेट किया है। उसको 9 फाउल्स जो हैं उसके ऊपर इस मैच के अंदर किए गए हैं, द मोस्ट फॉर दैट टीम ब्राज़ील जो है। और उसकी वजह से जब वो सब्सटीट्यूट ऑफ हुआ है तो फिर आई थिंक 1 और 2 नॉक्स जो हैं वो उसको काफ़ी हर्ट कर गई थी। हमारी शायद पीछे बात हो रही थी जो सर्बिया ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, बाज़ का नुकसान भी होता है जब आप किसी टीम के स्टारमैन को टारगेट बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, इससे आपके बाकी प्लेयर्स नेगलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसको उन्होंने जो उस पर नेमार पे फोकस किया, उसकी वजह से जो बाकी प्लेयर हैं, वो विनिसियस जूनियर है या कैज़मीरो है, उनके लिए स्पेस ज़्यादा कह लें कि वो नज़र भी आई है। साथ साथ हम इस ग्रुप की भी डिस्कशन कर लेते हैं, ग्रुप स्टैंडिंग देखते हैं और उस पर ग्रुप जी के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं जी। इसमें अगर हम देखें तो हमें ब्राज़ील नज़र आ रहा है ऑन टॉप ऑब्वियसली, और स्विट्ज़रलैंड के भी 3 पॉइंट है, बट देखें सर्बिया और कैमरून जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर मैचेस। तो इस ग्रुप को कैसे इसी तरह ही आप देख रहे हैं, फाइनल स्टेजेस के ऊपर भी आपको लगता है कि कोई कमबैक कर सकती है? स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया का मैच है वो क्रूशल होगा इस ग्रुप के हवाले से, वो डिटरमिन करेगा, क्योंकि ब्राज़ील नो डाउट टॉप टीम है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ग्रुप को टॉप करेगा। जो स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया का आपस में मैच होगा वो इस ग्रुप के हवाले से बड़ा डिसाइसिव होगा, उसमें हम कोई क्लियर होगा कि सेकंड पोजीशन किस ग्रुप की होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसमें आज एक और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग खेला गया, वेल्स और ईरान का। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का मैच था और ईरान के लिहाज से बड़ी डिस्कशन हो रही थी, जो इंग्लैंड से उनको डिफीट हुई 6-2 से, काफ़ी डीमोरलाइज भी थे और फिर काफ़ी बात हो रही थी। और एशियन के हवाले से आप दोनों की भी यही इसमें स्टांस था कि बेस्ट टीम एशिया की कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया है, हाँ। इस वजह से तमाम अंडरडॉग्स को बहुत बड़ा लिफ्ट मिला है। ऐसे ही उसके बाद से आप देखें, जब सऊदी अरेबिया ने, टूनिसिया ने बड़ा अच्छा खेला डेनमार्क के खिलाफ, और बाकी भी जो जापान ने उसको हराया, जर्मनी को हराया जी, तो उससे एक लिफ्ट मिला है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें, आप अपोजिशन को इतना ज़्यादा इंटिमिडेट ना हो, तो आप हरा सकते हो। और ईरान ने आज बड़ी पॉजिटिव फुटबॉल खेली है, उन्होंने अपनी फॉर्मेशन चेंज की। पहले मैच में उन्होंने 5-4-1 खिलाया था, 5 डिफेंडर 4 अटैकर और 4 मिडफील्डर 1 अटैकर। आज उन्होंने 4-4-2 खिलाई, एक डिफेंडर की जगह एक अटैकर को लेके अजमौन को लेके आए, और उसने बहुत अच्छा खेला। उसने शुरू से लेके मतलब चांसेस बनाए, लिंक अप किया और वेल्स को बड़ा टफ। अच्छा, एक इसमें एक और पॉइंट आपसे लेना चाहूँगा, मुझे जो मैच का टर्निंग पॉइंट लगा वो रेड कार्ड था उनके कीपर को मिलना, और उस पर हमने देखा कि एक्साइटमेंट भी काफ़ी थी, नज़र आई ईरान के अंदर की जब मिला, उसकी जो मिस्टेक की उसको फिर कैश भी किया उन्होंने। तो उसी के बाद उन्होंने अपना गेम प्लान को थोड़ा चेंज किया, एग्रेसिव हुए, और कीपर के थोड़े बहुत लैप्सेस थे। अगर कोई बड़ा कीपर होता तो वो शायद, वो जिस तरह पहले कीपिंग कर रहा था उनका पहले कीपर, तो वो शायद इट कुड हैव बीन सेव्ड। क्या आपका उसके लिहाज से टेक है? हम मैच के स्टार्ट से पहले हम उनकी रैंकिंग देख रहे थे, तो ये 19-20 का मैच था जी, वो देख सकते हैं हम, साथ एक्साइटमेंट भी उनकी। लेकिन आज के दिन ये 19-20 का मैच मेरे ख्याल में 19-20 की रैंक टीम। ये वेल्स, इवन दो वो फेवरेट्स आए थे बड़े अच्छे, उन्होंने एंड पे जो है वो यूएस के साथ 1-1 ड्रॉ किया था। उसी के बरक्स जो है वो ईरान वाज फीलिंग डाउन कि वो पनिशिंग डिफीट फ्रॉम बाय इंग्लैंड, बट वो आए हैं और वो या वो पॉलिटिकल या वो इंस्पायर हुए हैं सऊदी अरेबिया से। अच्छा, इसमें दो चीज़ों में दोनों से आपसे जानना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक एलिमेंट ये है कि कुछ प्लेयर को भी अभी घर पे भी सैक किया गया कुछ रीजन की वजह से, जो पॉलिटिकल आप सब जानते हैं, जो एनवायरनमेंट चल रहा था। अब इसकी 2 सिनेरियो हैं। एक तो जो उनके प्लेयर ने उसको, जिस तरह इन्होंने कहा कि ब्रूजेस लगे हुए, टीम को इंजर्ड है, उसके लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्वेयर आएंगे, और हमने देखा कि आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेला। एक तो उनकी आज की परफॉर्मेंस, दूसरा अब जो पॉलिटिकली एक इसको हाइप मिली है, अब आगे उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच यूएसए के साथ होगा, ठीक है। अब ये कितने सालों की एक राइवलरी बन चुकी है और पूरा आई बॉल होती है इस मैच की, तो कैसे देखते हैं? असल में ना, ईरान जिस वजह से आज जीते हैं वो फेयरलेस होके खेले हैं, न डर होके, दलेर होके खेले हैं।
उन्होंने परवाह नहीं की ऑपोजिशन की। हालांकि ऑन पेपर अभी मैं कहूँगा कि वेल्स की टीम ईरान से बहुत बेहतर है। उन्होंने जो एक तो अटैकिंग फुटबॉल खेली, उसके अलावा आप देख लें कि जो उनको चांसेस मिले उन्होंने, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब डिबेट इस बात पे हो रही है कि जो शायद रेड कार्ड मिला तो इस वजह से कह लें कि हुआ, उसको भी जो अगर हम मजीद एनालाइज करें, जो रेड कार्ड दिया गया पहले पहले उनको उसको येलो कार्ड दिया कीपर को। हाँ। और ये भी मैं इसी तरह कहूँगा जिस तरह कतर के डिफेंडर ने वो बहुत क्रिमिनल किस्म की एक मिस्टेक की थी, ये भी वेन हेनेसी के पार्ट पे बड़ी बहुत ही क्रिटिकल मिस्टेक थी जो आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप स्टेज पे कीपर से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। मेरा नहीं ख्याल उसको आगे आना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड इन हिज बॉक्स। और उसके बाद अगर आप साथ हम स्टैट्स को भी देखते डिस्कस करते जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उनका अभी द स्टैट्स शो फॉर देमसेल्व्स कि मैच किस तरह का था। इन्होंने पहले भी इनके 3 दफा वुडवर्क पे गोल वो बार पे लगा। दिस इजीली कुड हैव बीन। लेकिन इसमें देखें डिफरेंस काफी ज्यादा है, 62 और 38 की पोजीशन का डिफरेंस है, बट दे हैव कन्वर्टेड देयर। वो असल में दे वर नॉट प्लेइंग अ पोजीशन गेम, वो दे वर लेटिंग, वो उन्होंने यूज किया जितना पोजीशन उनके पास था वो उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है। और अब 38 पोजीशन के साथ सॉरी आप 21 टोटल शॉट्स करें जिसके अंदर आपकी 6 to 7 जो हैं वो आपकी शॉट्स जो हैं वो ऑन टारगेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक वो डिजर्व करते थे जीतना, और वो बस एक जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से वसीला आया है कि उसको रेड कार्ड मिला है। रेड कार्ड मिला और उसने कैच किया। आपको क्रेडिट दें, आखिरी मिनट तक लड़ते रहे। जो उन्होंने पहला गोल किया वो उन्होंने 97वें मिनट में किया और 8 मिनट था एडेड टाइम का। बिल्कुल वो उसमें आप देखेंगे उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, डू और डाई लगे रहे। और फुटबॉल की भी यही खूबसूरती है कि आखिरी फाइनल विसल तक जब तक नहीं होती तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक्साइटिंग मैच था। और ये वो दूसरा जो इसका पहला गोल था जो चेस्मी ने किया था, वो था दूसरा हमारा जो गोल ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर, जिस प्रेशर में एनवायरनमेंट में उसने किया, लो ड्राइविंग शॉट टू द लेफ्ट ऑफ द कीपर। आई थिंक वो इमोशंस नजर आ रहे थे जब उन्होंने जो गोल किया है। और सारे आप देखिए उनका जो सब्स्टिट्यूट बेंच सारे वो ग्राउंड में आ गए थे जब उसने एनर्जी लेवल जो हमने मेरा मुझे लगता है कि वो आपकी कल स्टेटमेंट ठीक थी कि जो कई दफा होता है कि आपको कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी चीज जो है लिफ्ट अप कर देती है। और जो ईरान को जो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एक हाइप, वो जो सारे सर्कमस्टांसेस ये उनको ज्यादा किया, और लास्ट मैच कई दफा डिफीट भी आपको उठा देती है। यू आर स्लीपिंग समवेयर, तो आपको वो जगा देती है कि जी आज उठ जाए, you are in the World Cup, you have to perform. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईरान have their fate in their own hands. Yes. They have to beat USA and they qualify. अगर वो इवन ड्रॉ भी कर लें, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अदर रिजल्ट्स फिर भी वो क्वालिफाई करें, तो ईरान बड़ा कह लें कि मैं तो और मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक का इस वर्ल्ड कप सबसे इंटरेस्टिंग मैच भी होगा। हाँ, मैच हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। मैं जैसा कि जिस तरह क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर एक्साइटमेंट ना आपको एब्स एंड फ्लोज के अंदर मिलती जाती है। एक छक्का लगता है एक्साइटमेंट होती है, चौका लगता है एक्साइटमेंट होती है, आउट होता है। यहाँ पे टोटल 1 या 2 चांसेस होने होते हैं। तो इस तरह के प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर 1 या 2 गोल्स ही जो है वो आपकी पूरी की पूरी आउटपोर ऑफ इमोशंस जो है ना वो बाहर निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमें यहाँ पे नज़र भी आया। बिल्कुल। उसमें अभी इस ग्रुप को भी हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कशन करते जाते हैं, ग्रुप बी के हवाले से जी। और इसमें अगर हम देखें तो इंग्लैंड जो है इट इज़ ऑन द टॉप, दे हैव 3 पॉइंट्स। और सेकंड नंबर पे अभी ईरान आ चुके हैं, दे हैव आल्सो द 3 पॉइंट्स। यूएसए जैसे हम जानते हैं, वेल्स इनका 1-1 पॉइंट है। वेल्स के लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है। वेल्स के लिए बड़ा मुश्किल है। इंग्लैंड तो मोस्ट लाइकली ये थ्रू करेगा, बट अभी ऑफिशियली तो वी कांट से। एक चांस निकल सकता है वेल्स के लिए, अगर इंग्लैंड आज यूएसए को हरा ले तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। तो शायद नेक्स्ट आखिरी मैच के लिए वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट करें, ताकि फिर वेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि उनको हरा के। तो अभी जिस पे हम बाद में बात करेंगे, वेल्स इंग्लैंड और यूएसए का मैच बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जी। शैयार भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? हम शुरू में जब हमने अपना एनालिसिस किया था तो तब हमने सबसे पहले इस ग्रुप बी को निशानदेही की थी कि ये सबसे ओपन टूर्नामेंट ग्रुप होगा। बिल्कुल। और अभी इनका अगला मैच जो है वो यूएस के साथ है, ईरान का। और इंटरेस्टिंगली इनफ ईरान और यूएस के इससे पहले भी तक 2 मैचेस हो चुके हैं। एक फ्रेंडली हुआ है 2000 के अंदर और एक 1998 के अंदर उनका वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक। और ईरान जो है वो अभी तक हारा नहीं है यूएस से। एक दफ़ा उसने 1998 के अंदर 2-1 और बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में। और जो इंटरनेशनल फ्रेंडली हुआ था वो 1-1 ड्रॉ हुआ था। तो आई थिंक इस हिस्टोरिकली ईरान का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी। और अभी तो मुझे लगता है जो एनर्जी लेवल सारा उनका काफ़ी अप हो गया है, वो बिल्कुल इसमें अच्छा खेलेंगे। और इवन अगर वेल्स अगर आज इंग्लैंड अमेरिका को हरा देता है
फिर शायद ईरान सिर्फ ड्रॉ भी कर ले तो दैट माइट बी सफिशिएंट फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर टू द चलें होप फॉर द बेस्ट, फुल देखते हैं किस तरह चलता है। लास्ट मैच एक खेला गया, बल्कि सेकंड लास्ट मैच कहना चाहिए, कतर वर्सेस सेनेगल। उसमें जैसे 50 रैंक की टीम थी, वो 18 रैंक की टीम थी। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था सेनेगल अच्छा खेलेगा, जीतेगा, वही हुआ, 3-1 से वो जीते। आपका टेक पहले लेना चाहूँगा, कैसे देखते हैं पूरा ओवरऑल व्यू क्या है आपका? उसमें वही मतलब सेनेगल जो है, एक तो कतर थोड़ा अनलकी रहा पेनल्टी के हवाले से जी, वो बड़ा टच एंड गो था। अगर उस टाइम उनको कतर को पेनल्टी मिल जाती तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और आता जी, वो अनलकी रहा। उसके बाद जो इसने इनके कतर के डिफेंडर ने जो मिस्टेक की, वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं एक्सपेक्ट करते कि फीफा वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड में। उस मिस्टेक की वजह सेनेगल ने बीइंग अ गुड साइड कैपिटलाइज किया। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लास्ट मैच था सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स, उसमें सेनेगल अनलकी रहा था। उन्होंने अच्छा खेला था और 83rd मिनट तक बड़ा इवनली कॉन्टेस्टेड मैच था। इस दफ़ा सेनेगल फ्रॉम द वर्ड गो अटैक खेलते रहे, चांसेस भी बनाए उन्होंने, लेकिन वही जो गलती है उसको उन्होंने कैपिटलाइज किया और उस पर गोल किया। और लेकिन जो दूसरा गोल था, क्या प्यारा हेडर मारा, बहुत ज़बरदस्त गोल, वो इतना प्यारा। अच्छा, नीचे से इवन हेडर कई दफ़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये पेनल्टी इंसिडेंट है। अब जी, ये मिस्टेक अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चाइल्ड्स प्ले है इस लेवल के ऊपर, इस तरह की मिस्टेक करना फ्रॉम द सेंटर बैक इज चाइल्ड। तो फिर कतर को आप कैसे देखते हैं? क्या बेसिक रीज़न है? फिटनेस का मसला नज़र आया या दूसरों की स्ट्रेटजी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर थी? क्या उसमें आपका साथ? इस तरह मैंने पहले कहा, कतर ने अपनी जो फॉर्म, जिस फॉर्म पे वो लेके चल रहे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो AFC चैंपियंस भी वही है। दे प्लेड विद पोजेशन गेम खेल के वो इस पॉइंट तक पहुंचे। और उन्होंने और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं किया, सॉरी, विंग्स के थ्रू खेला उन्होंने। दोनों मैचेस के अंदर विंग्स उनके आगे जाते थे और ये पीछे से बॉल जो है ना वो ट्राई करते थे उनको लिफ्ट ओवर द हेड कराने। एंड दैट्स बीन देयर स्ट्रेटजी एंड दैट डिडंट वर्क आउट। तो आई थिंक, लेकिन यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं ख्याल कि इस ऐसे मिस्टेक के ऊपर इतने बड़े इवेंट के अंदर आके अगर आप अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, गेम प्लानिंग चेंज कर रहे हैं, तो कोच का भी रोल इधर आना चाहिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे खेलें, रादर दैन आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं। वही बात है, फेयरलेस फुटबॉल खेलनी चाहिए इस लेवल पे। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह आप पहले से खेलते आ रहे हैं, ऑपोजिशन की ये आपको ऑपोजिशन के मुताबिक थोड़ी बहुत आपको स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेट। साथ गोल देखे वो जो हमने हेडर की बात की, आपने कितना खूबसूरत हेडर उसने लिया। और ये बहुत मुश्किल हेडर होता है नीचे से अटैक करना, वो भी आगे की तरफ बॉल आ रही है एंड यू अटैकिंग टुवर्ड्स द बॉल एंड डायरेक्टिंग इट। और ये उसने मार्कर से उस डायरेक्शन को देखना और प्लस आपने उसकी एक्यूरेसी को भी रखना कि किस डायरेक्शन में आप मारना चाह रहे हैं। उसके अलावा उसने मार्कर से कैसे जान छुड़ाई है, अपने जो उसके साथ मार्कर था उससे जान छुड़ा के आगे किया है। और कह लें कि पेस को यूज करते हुए उसने इसको बड़ा बेहतरीन डायरेक्ट। ये जो ग्रुप ए है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो चुका है। द मोस्ट एक्साइटिंग ग्रुप जो है ना वो शायद अभी ये है मेरे ख्याल में, क्योंकि सेनेगलीज टीम जो है वो जिस तरीके की इन्होंने दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है ना, दे डिजर्व्ड मोर देन व्हाट दे हैव। आपको क्या लगता है कौन सी दो टीमें आपको थ्रू होती हुई नजर आ रही हैं नेक्स्ट प्लेऑफ के लिए? असल में यही तो मजे की चीज़ है, इतना एक्साइटिंग हो गया। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन भी साथ साथ हम लेते जाते हैं ना। मेरे ख्याल में सेनेगल जो है वो इक्वाडोर को शायद हरा सकता है। ठीक है, ये मैं यकीनन कह सकता था, बिकॉज यहाँ पे हम, आपको याद होगा पहले दिन हमने बात की थी कि साडियो माने जो है, जी 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 बिल्कुल, उनका जो स्टार प्लेयर है आपकी फेवरेट टीम के में इतना अच्छा रहा है, तो उसकी कमी इनको शायद महसूस हुई, इजहार नहीं कहा था, और आई थिंक वो हुई। वो आज भी कमेंटेटर भी इस पे बात करते थे कि सादियो मानी जो इनका मेन प्लेयर था वो उसको कमी फील हो रही है, तो उन्होंने भी 2-3 दफ़ा ये बात की। आप सही कह रहे हैं, नेदरलैंड्स का तो काफ़ी ब्राइट चांस है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि उनका आखिरी मैच कतर से है। कतर ओनली हैव प्राइड टू प्ले फॉर, तो हो सकता है एज अ कह लें कि एज अ फेयरवेल मैच शायद वो कोई अपसेट कर दे। चलें इसको कंक्लूड करते हुए साथ स्टैट्स भी देखते हैं। वही जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सेनेगल के पास पोजीशन भी 55% थी, उनके पास 45 थी। शॉट ऑन गोल की बात करें तो वो भी डिफरेंस नज़र आ रहा है, 13 और 10 का है, और पोजीशन भी उनके पास ज़्यादा थी और एक्यूरेसी पासेस भी उनके ज़्यादा। तो ओवरऑल देखा जाए, समराइज़ करें इसको हम, तो सारा कंट्रोल सेनेगल के पास था। लेकिन ये उतना फ़र्क नहीं था, इनके स्टैट फिर भी बेहतर है इस दफ़ा कतर के एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे हैड विद इक्वाडोर। बट इसे कंक्लूड किया जाए ना, तो मेरा ख्याल है जो पॉइंट आपने शहरयार कहा कि इन्होंने अपनी जो गेम प्लान चेंज किया, जो सक्सेस मिलती रही उसको ऑल्टर किया, तो मेरा ख्याल उसी शैल में फंस गए। इन्होंने ना बेहतर खेला है। एक तो वही पेनल्टी के हवाले से अनलकी रहे, लेकिन वो जो मिस्टेक हुई है उनके डिफेंडर से वो एक इंडिविजुअल ब्लंडर था, उसकी वजह से सेनेगल ने भी उसको कैपिटलाइज किया और स्कोर किया।
तो I think overall जो है ना कतर have been weighed down by their operations. एग्जैक्टली ये जितना पैसा जितनी हाई पिछले 12 साल से इस वर्ल्ड कप में इस इतने से खित्ते में छोटी सी कंट्री है बिल्कुल उस पे हुई, और फिर जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने पिछले 12 साल से, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोग अभी यहाँ पे टीम में होंगे जो उस टाइम पे शायद छोटे बच्चे थे या टीनेजर्स थे जो अभी ऐसे खेल ही। रहे थे, तो वहाँ से वो देखते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस जस्ट वेट। साथ साथ इस ग्रुप की स्टैंडिंग भी देखते हैं जी, कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है वो भी हम उस पर देखते चले जाते हैं। अगर इस पर देखें तो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था, नीदरलैंड ऑन द टॉप, वो 4 पॉइंट के साथ है। एक्वाडोर दे हैव आल्सो 4 पॉइंट्स। सेनेगल की बात करें तो वो नंबर 3 पे हैं विद 3 पॉइंट्स, और कतर के जो है वो अगेन दे हैव लॉस्ट बोथ मैचेस, वो 0 पे हैं। तो उनके लिए तो आई गेस ये प्रॉब्ली दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। बट आई थिंक इनका नीदरलैंड के साथ अच्छा मैच होगा क्योंकि दे हैव देयर प्राइड टू प्ले फॉर। उनका आखिरी मैच है, उनके होम में वर्ल्ड कप है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो फुटबॉल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक खेलें और एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलें। अगर वो एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलें तो नीदरलैंड्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है नीदरलैंड्स को कतर हरा दे तो सेनेगल, और ऐसा कोई चांस बन जाए कि सेनेगल और एक्वाडोर दोनों क्वालिफाई कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ऐड करना चाहिए इसमें इंटरेस्टिंगली इनफ अभी अगर यही चीज़ रहती है तो शायद एक्वाडोर और नीदरलैंड्स जो हैं वो, अगर एक्वाडोर अगर सेनेगल को हरा लेता है, नीदरलैंड्स अगर कतर को हरा लेता है, तो जो गोल डिफरेंस होगा उसकी वजह से वो डिटरमिन करेगा कि ये टॉप में कौन है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 में कौन है। तो दैट्स आल्सो लेकिन उसमें जो पॉसिबिलिटी सपोजिटली अगर नीदरलैंड्स हारता है कतर से तो नीदरलैंड्स का गोल डिफरेंस इफेक्ट होगा, जी 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 नेगेटिव में जाएगा। और अभी भी देखें तो अगर ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते कि दे आर आउट, कतर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। डिफरेंस का एनालिसिस करें हाँ। तो इस टाइम नीदरलैंड्स का गोल डिफरेंस +2 है, जी एक्वाडोर का +2 है और सेनेगल का 0 है। 0 बिल्कुल ऐसे ही। अगर 2 गोल से हारता है नीदरलैंड्स का जो कि बड़ा अनलाइकली है, तो फिर और सेनेगल और एक्वाडोर का ड्रॉ होता है या सेनेगल एक्वाडोर को हरा देता है, फिर भी ये चांसेस हैं कि सेनेगल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरी अब तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमने कल बात की कि अब जो मैच जाते जाएंगे, और ख़ास तौर पे कुछ टीम सेकंड मैच के बाद हमें क्लैरिटी मिल रही है, और थर्ड मैच के बाद ओबियसली वी आर डैम क्लियर कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक से वापस आके जो मैच कल होने उन पर डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज के मैचेस के हवाले से भी हम डिस्कशन करते हैं। आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। पहले हम मेरा ख्याल है डिस्कशन करते हैं टूनीजिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की, क्योंकि जो पहला मैच अभी कुछ देर बाद होगा उसको ज़रा हम ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपसे स्टार्ट करता हूँ सर भाई, 30th रैंक की टूनीजिया है और 38 रैंक पे ऑस्ट्रेलिया है। दोनों समहाउ एक तरह की फ़ुटबॉल खेलते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का हमें नज़र आता है कि थोड़ा सा वो जिससे कहना चाहिए कि पासिंग के अलावा वो डीलिंग पे भी ज़रा लड़ाई करते हैं। जो दोनों के लिए एक मस्ट विन गेम है अगर इन्होंने क्वालिफाई करना है। उसकी वजह यह है कि टूनीजिया का अगला मैच फ्रांस के साथ है, ठीक है, और फ्रांस इस ग्रुप की कह लें कि पावर हाउस है। अब ऑस्ट्रेलिया ने तो कह लें कि फ्रांस को खेल लिया, लेकिन फ्रांस अभी ऑस्ट्रेलिया के भी 0 पॉइंट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच डेनमार्क के साथ है जी, और डेनमार्क भी कोई बहुत easy अच्छी टीम नहीं खेल रही, हाँ। तो ये दोनों के लिए अगर हम कंपैरेटिवली इन 4 टीमों को ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दोनों कंपैरेटिवली कमज़ोर टीमें हैं इस ग्रुप की, उनसे फ्रांस और डेनमार्क से जी। तो दोनों के लिए मस्ट विन मैच है। टूनीजिया ने आखिरी मैच में अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अनलकी रहे, जो जबाली ने मिस किया वो चिप करने की कोशिश की, फिनिशिंग उनकी कमज़ोर थी। इस लिहाज से वो कोशिश करेंगे कि अब सेकंड हाफ मतलब ऑपोजिशन हाफ में ज़्यादा क्लियर निकल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी कोशिश होगी कि अभी तक 0 पॉइंट्स पे हैं, अगर वो 1 पॉइंट स्कोर कर भी लेते हैं तो डेनमार्क के लिए हराना उनके लिए मुश्किल होगा। जी शायर भाई, आप बताइए थोड़ा सा स्ट्रेंथ के हवाले से दोनों टीम की क्या है, और थोड़ा एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन कैसे देखते हैं, और साथ साथ ग्रुप स्टैंडिंग भी हम देखते चले जाते हैं कि वो कैसे स्टैंड कर रही हैं। जी प्लीज़ बताइए। फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड लाइनअप जो है वो टूनीजिया का ये है कि वो 3-4-3 खेलेंगे, और उसके अंदर जो उनके सब जो बात हमने की जबाली जो है वो उनका स्टार प्लेयर है जी, और उसके साथ साथ मेरिया जो है वो भी उनके साथ खेलता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वो 38th रैंक है, टूनीजिया का 30th रैंक है, क्लोज हैं, लेकिन फॉर्म जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा सूट करेगी टूनीजिया को। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इट इज़ देयर लॉन्गेस्ट विनलेस स्ट्रीक, 7 पिछले मैचेस अपने हारे हैं उन्होंने। तो आई थिंक ये भी उनके ऊपर ज़रा वे करेगा। अब अगर इससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं जिस तरह
ईरान ने या सऊदी अरब ने ली है तो फिर बिल्कुल। उनके लिए अच्छा होगा, वरना आई थिंक ट्यूनीसिया जो है वो इसको इट हैज़ अ बेटर चांस ऑफ यू नो मैं भी winning the match. मेरा भी सेकंड शरियार, मेरा ख्याल है तुनिसिया विल एज दिस मैच, इट विल बी क्लोज टाइट कॉन्टेस्ट होगा जी। लेकिन 1-0 या और मेरा 2-1 ख्याल है कि वो दोनों टीमों की कोशिश भी होगी कि हम किसी तरह विक्ट्री लें, क्योंकि अगले मैच जो इनके बहुत मुश्किल है, जैसे आपने भी कहा कि वो फ्रांस को हराना या डेनमार्क को हराना, दैट वॉन्ट बी इजी टास्क। और ग्रुप स्टैंडिंग भी अगर एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें तो फ्रांस इज़ ऑन द टॉप एज एक्सपेक्टेड, वो नंबर 3 पॉइंट के साथ हैं। ट्यूनीसिया है, उनका 1 है, डेनमार्क का भी 1 है, ऑस्ट्रेलिया है लॉस्ट अ मैच, वो 0 पॉइंट के साथ है। तो ये थोड़ा सा भी अगेन अब एक मैच जब कल इनका खेला जाएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे। फ्रांस जो है वो जिस फॉर्म में जा रही है, जिस फॉर्म में वो खेल रही है, डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं, जिस क्लिनिकल वे में उन्होंने अपनी 4-1 ऑस्ट्रेलिया को हराया था, देयर इज़ अ चांस कि वो तो ये ले जाएंगे। बट अच्छा मैच होगा, भी आगे डेनमार्क का भी आना है, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चलें क्विकली हम कोशिश करते हैं बाकी मैचेस पे भी आपकी राय लें। पोलैंड वर्सेस अरेबिया हम देखते हैं, वो 6 बजे खेला जाएगा। उसका भी आपके ज़रा से बात करें कि पोलैंड की बात करते हैं तो वो 26 रैंक की है, सऊदीया एज वी नो कि 51 रैंक की टीम है सऊदीया का, लेकिन मोराल बहुत हाई होगा और मेरा ख्याल है कि वो इसी एनर्जी को जो ली, और शायद आपकी नज़र से उनकी कोच की वो एक स्पीच गुजरी हो जो उन्होंने ब्रेक के जो हाफ टाइम के दौरान की अर्जेंटीना के मैच के दौरान, तो वो दैट इज़ रियली अमेजिंग और बहुत मोटिवेटेड थी। कैसे आप देखते हैं इस मैच मेरे को? ख्याल में जो पोलैंड है उन्होंने जो पेनल्टी मिस की है वो अभी भी उनके बैक ऑफ द हेड होगा, उनका ख्याल होगा कि हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की है। सऊदी अरेबिया ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उन्होंने जो इस ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मगरमच्छ है उसको उन्होंने मार दिया है, उसको उन्होंने हरा दिया है। ये दोनों अगर कंपेयर करें पोलैंड और मेक्सिको, इतना उनका और इनके ग्रुप पे भी साथ थोड़ी सी नज़र देखते हैं जी, सऊदीया इसकी भी मैं समझता हूँ तस्वीर हमें रख लेनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अर्जेंटीना बॉटम पे है, अर्जेंटीना बॉटम पे है, सऊदी अरेबिया टॉप पे है। ऐसे ही। ये देखें ना, वर्ल्ड कप इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखाते और ये मुझे बिल्कुल इसको रिजेंबल मैं करता हूँ T20 जो वर्ल्ड कप रिसेंटली गुजरा, तो पाकिस्तान कह रहे थे क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो एक स्टेज आई 3 घंटे के लिए जब नीदरलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, तो वी वर ऑन द टॉप। तो ये एक ऐसा नहीं, लम्हा आई भी है। थिंक हम इसको थोड़ा सा उस लिहाज से देख सकते हैं। आई थिंक अर्जेंटीना जो है वो टॉप जी। करेगी फिर भी। इसमें अब ये देखें कि जो पोलैंड है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। जी, जी। उसकी वजह ये है कि उनका अगला मैच अर्जेंटीना से है, तो उनको अर्जेंटीना टफ ऑफ कोर्स टफ ऑपोजिशन है। सऊदी अरेबिया अगर ये मैच ड्रॉ भी कर ले, they still be in a very good position to qualify to the next round, क्योंकि अगर वो अगले आखिरी 2 मेक्सिको के खिलाफ भी ड्रॉ कर ले, इनके खिलाफ भी ड्रॉ कर ले, दैट विल बी मेरा ड्रॉ भी उनके लिए सफिशिएंट होगा। आपका बताइए। मेरे ख्याल में मैं इस पे ऐड ऑन करूंगा कि इस प्रेशर को वे डाउन करेगा और सऊदी अरेबिया शायद पोलैंड को भी हरा दे। अच्छा, मैं इससे बरक्स करूंगा। मुझे लगता है कि उनके लिए इस अगेन उसी फेरोसिटी से खेलना जिस तरीके से उन्होंने अर्जेंटीना के साथ खेला था, आई डोंट थिंक दैट लाइटनिंग विल स्ट्राइक ट्वाइस। पोलैंड भी बड़ी प्रोफेशनल टीम है और वो दे अंडरस्टैंड कि इफ़ दे डोंट विन दिस मैच दे नॉट गोइंग थ्रू, तो दे विल कम एट इट विद वेरी हार्ड फोर्स, और मुझे लग रहा है कि पोलैंड जीते। चलें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैच जो है फ्रांस वर्सेस डेनमार्क है। शरियार आप बताइए, इसमें नंबर 4 और 10 की टीम है, बड़ा क्लोज मैच एक्सपेक्टेड है, कैसे देखते हैं आप? डेनमार्क जो है वो देखें, फ्रांस की हमने भी बात की, वो जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू फॉर देम। डिस्पाइट ऑफ इंजरीज उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे बेंजेमा भी था, बाकी भी। लेकिन डेनमार्क की अगर हम थोड़ी सी बात करें ना, डेनमार्क ने दे वर स्लो टू गेट ऑफ द गेट। उन्होंने शुरू में दूसरी ट्यूनीसिया ने उनको ज़्यादा डोमिनेट किया था पहले हाफ के अंदर, बट सेकंड हाफ में उनका जो मेन प्लेयर है वो क्रिश्चियन एरिक्सन है, उसके अराउंड पूरी टीम चलती है। और क्रिश्चियन एरिक्सन वो है जिसको हार्ट अटैक भी हुआ था, फिर वो सीरिया आ से भी निकला, अभी वो जो है मैन यूनाइटेड से खेल रहा है, उसकी भी एक पूरी पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, बट वो उनका मेन प्लेयर है। और वो ट्यूनीसिया के मैच में सेकंड हाफ में ही स्टार्टेड प्लेइंग बेटर, और उसकी वजह से डेनमार्क स्टार्टेड प्लेइंग बेटर। तो अगर क्रिश्चियन एरिक्सन अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आज कोई दिखाता है तो शायद कोई चांस है, वरना आई थिंक फ्रांस जो है वो इनको 2-1, 2-2, 3-2, 2-1 इस तरह करके मैं इससे शरियार से डिसएग्री करूंगा। बज़ाहिर तो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हराया, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का कैलिबर है या ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रेंथ है, डेनमार्क उससे काफ़ी ऊपर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यूएफए नेशंस लीग में ये दोनों एक ही ग्रुप में है,
फ्रांस भी और डेनमार्क भी, और डेनमार्क 2 दफ़ा फ्रांस को हरा चुका है। हाँ। और उस फ्रांस टीम को हरा चुका है जिसमें बेंजीमा भी था और बाकी भी जो इनके एनगोलो कांटे भी थे। टेबल भी साथ डिस्कस करते मैं हैं। वही अर्ज कर रहा हूँ कि एनगोलो कांटे भी था, जो फुल स्ट्रेंथ फ्रांस टीम है उसको डेनमार्क 2 दफ़ा यूएफए नेशंस लीग में हरा चुका है और बड़ा रिसेंटली हरा चुका है। और मेरे ख्याल में ये आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस मैच। चलें लेट्स सी जी क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टेबल पे ही देख लेते हैं। फ्रांस वी हैव सीन कि वो नंबर 3 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे है। तुनिसिया का हमने देखा 1 है और डेनमार्क का भी हमने डिस्कस किया 1 पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट अ मैच। लास्ट मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच आज होने जा रहा है अभी कुछ देर के बाद, कुछ मिनट बाकी हैं, इंग्लैंड वर्सेस यूएसए। और काफ़ी ज़बरदस्त रैंक में तो ओबियसली इंग्लैंड ऊपर है, काफ़ी 5वें नंबर पे है वो 16 रैंक पे। और इंग्लैंड ने खास तौर पे जो फुटबॉल खेली ईरान के अगेंस्ट हमने देखा 6-2 से मैच जीता। क्या लगता है कि किस एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन से जाएंगे और स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या लगता है आपको? ये लाइनअप्स अनाउंस हो गई हैं, इंग्लैंड की अनचेंज्ड है, वही उसी तरह जा रहे हैं 4-2-3-1। बिल्कुल ठीक। वही कह लें कि ट्रिपियर, स्टोन्स, मैगवायर, शॉ बैक पे हैं, राइस और बेलिंगहम मिडफील्ड में है, अटैकिंग जो मिडफील्डर्स हैं साका, माउंट और स्टर्लिंग, और फ्रंट मैन वही केन। और यूएसए की तरफ से टर्नर गोलकीपर है, रॉबिन्सन, रीम, जिमरमैन और डेस्ट। यूएसए 4-3-3 खेल रहा है। कीपर उनके टर्नर रहे हैं जिस तरह लास्ट मैच में थे, रॉबिन्सन, रीम, जिमरमैन और डेस्ट जो है बैक पे हैं, मूसा, एडम्स और मैकेनी ये मिडफील्ड में है, और पुलिसिच राइट और वी ये अटैक। मेरे ख्याल में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंग्लैंड की कोशिश होगी कि यूएसए को हराएं और क्वालिफाई कर जाएं, ताकि आखिरी मैच में वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट दे सकें। और जो इंग्लैंड की बड़ी स्क्वाड डेप्थ है और ऐसे ऐसे प्लेयर्स उनके पास बेंच पे मौजूद हैं जो शायद बाकी टीम्स की ख्वाहिश हो कि जी हमारे ये फ्रंट स्टार्टिंग 11 हो। शैयार भाई, आप पहले क्विकली बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा ही फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है यूएसए को इनको बीट करने के लिए? दे नीड टू प्ले आउट ऑफ द विट्स, क्योंकि वाकई ही जिस तरीके से उसने इजहार ने कहा कि दे आर अ वेरी गुड टीम इंग्लैंड एंड वो बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर जो है वो आ रही हैं। आई थिंक बड़ा मुश्किल होगा इनको हराना। और क्रिस्टियन पुलिसिच जो है वो इनका सबसे अच्छा प्लेयर है यूएस का, तो आई थिंक उस पर डिपेंडेंट है वो कितने अच्छे। प्रेडिक्शन क्या है जी आपकी आज इस मैच को लेके? आई थिंक 3-1 इंग्लैंड 3-1 जी। 2-0 टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जीतेगा 2-0। और फिर कोई अपसेट हम एक्सपेक्ट नहीं करें कोई ऐसा इस मैच में नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर ये इंग्लैंड जीता है तो उसकी तो जगह सिक्योर हो रही है। और फिर मज़ेदार जिस तरह हमने पहले हाफ में बात की कि जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम होगी वो यूएसए वर्सेस ईरान की आएगी, और सारी आई बॉल और तमाम इंटरेस्ट और व्यूअरशिप उस मैच के लिए जाएगी कि वो क्या बनता है, उस पर कोई पॉइंट ऐड ये बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है। अगर इंग्लैंड हरा देता है यूएसए को तो ईरान के लिए क्वालिफिकेशन और आसान हो जाएगी उनको। अगर वो यूएसए के साथ सिर्फ ड्रॉ भी कर लेते हैं ईरान फाइनल मैच में तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। और ईरान ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक क्वालिफाई नहीं किया हुआ ग्रुप स्टेज से, नहीं किया हुआ। इट कुड बी द फर्स्ट टाइम कि वो अपने कतर में क्लोज टू होम विद ऑल दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो इस एक माइलस्टोन को अचीव कर सकें। बड़ी अच्छी बात है, हमारे इस्लामी भाई हैं हमारे सारे। मजा है अगर ईरान और सऊदी अरेबिया का राउंड ऑफ 16 में मैच हो या आगे आए और वो किसी तरह इस दफा हो सकता है। और हो भी रहा है कतर में। ये देखें बड़ा कहने के मेरा ख्याल है बड़ा प्यारा एक वो ब्लेंड होगा सारी चीज़ों का कि इस्लामिक टीम आ रही है और हमारी एफिलिएशन समहाउ इनके साथ तो वो है ही है। तो ये एक आगे जाके इंटरेस्ट लेवल जिस तरह दूसरी टीम के लिए भी है। और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल तमाम पाकिस्तानी के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी बड़ा इसको एंजॉय करी है। लीजिए इसी चीज़ पे फिर मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं और कल देखेंगे आके क्या मैचेस के रिजल्ट लेते हैं, आप लोगों की प्रेडिक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।